Hello students, this is the lecture 9th of capacitors. Okay, now in this lecture what we are going to study is we are going to look at the force on dielectric when it is inserted in parallel plate capacitor. ओके ना सबसे पहले तो वो देखते हैं कि ये फोर्स आता कहाँ से. सी व्हेन वी टॉक ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो वी हैव ऑलवेज सेड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इनसाइड द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो मान लो इफ दिस प्लेट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट हैज अ नेगेटिव चार्ज, आइडियली ये चार्जेस जो है अंदर की तरफ होता है. हाँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कांस्टेंट होती है and the value of this electric field is sigma by epsilon naught, correct? but ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है ये इस रीजन के अंदर which means जैसे जैसे आप एंड्स की तरफ जाते हो, as you reach the ends of the plate, तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उस टाइम पे कांस्टेंट नहीं होती. समथिंग कॉल्ड एज फ्रिंगिंग या फ्रिंजिंग टेक्स प्लेस ऑफ field lines takes place. Now what do you mean by this? So यहां पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी ना वो आपकी ऐसे होगी, ऐसे, सिमिलरली ये ऐसे. This is how electric field lines are near the ends of the plate. Ends of the plate electric field lines आपकी ऐसे straight नहीं होती, they become curved. Okay. Now इसके वजह से अब क्या होता है, सो लेट मी अगेन ड्रॉ दिस टू प्लेट्स. ओके, हम लोग ये मानते हैं कि मान लो आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर रहे हो ना, हमें ये पता है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब पे चार्जेस इंड्यूस होता है. सो इफ दिस प्लेट हैज अ पॉजिटिव चार्ज, दिस प्लेट हैज अ नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक स्लैब का ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे एंड ये वाला जो सरफेस है यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस होंगे. ओके, अब हम लोग किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखते हैं. आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये ऐसी है, तो बेसिकली इस रीजन में यहाँ पे अगर जो आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में होगा, right? Horizontal component would be in this direction. Now नेगेटिव चार्जेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो नेगेटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, तो इस पे ये फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा. अब इस रीजन में देखते हो तो इस रीजन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो ऐसा होगा. अब ये पॉजिटिव चार्जेस है, तो पॉजिटिव चार्जेस पे जो फोर्स लगता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, तो आपका ये जो फोर्स होगा इस पे ये डायरेक्शन में लगेगा. सो यू कैन सी दैट आप जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने की कोशिश करते हो तो कैपेसिटर उसको खुद को अपने आप से अंदर खींचता है. ओके, अब अगर जो आप छोड़ दोगे, आप कुछ नहीं करोगे, आप इसको बस यहाँ पे ऐसे रखोगे, तो डाइलेक्ट्रिक ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर इसको फटाफट इस पे फोर्स लगाएगा. इस फोर्स के वजह से ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इट विल एक्सेलरेट इन दिस डायरेक्शन. अच्छा, ये जो फोर्स है दिस विल बी डूइंग पॉजिटिव वर्क ना, क्योंकि क्या होगा कि इसका डाइलेक्ट्रिक का डिस्प्लेसमेंट भी यही डायरेक्शन में हो रहा है. सो दिस फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क. ओके, नाउ व्हेन इट इज डूइंग पॉजिटिव वर्क, आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी हुई है. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल. ओके, आपका वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर देन योर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. सो ये स्लैब जैसे जैसे अंदर जाएगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो ये यहाँ पे रुकेगा नहीं ना. मोमेंटम के वजह से क्या होगा, मोमेंटम की वजह से ये थोड़ा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा. सो व्हाट विल नाउ हैपन इज
ओके, लेट्स से दिस स्लैब स्टार्टिंग में ये यहाँ पे है। ओके, हमें पता है कि इस पे फोर्सेस ये डायरेक्शन में लग रहा है, सो लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी इज 0, बट बिकॉज फोर्सेस ये डायरेक्शन में लग रहा है और ये स्लैब भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देयरफॉर आई कैन से वेलोसिटी ऑफ स्लैब इंक्रीजेस। अच्छा, अब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी? मैक्सिमम वेलोसिटी तब होगी जब आपका स्लैब ऐसा होगा। दिस इज हाउ योर स्लैब इज। ओके, ठीक है। अब बट यहां पे इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, सो द स्लैब हैज मैक्सिमम वेलोसिटी when it is completely inside the capacitor। अच्छा, बट इस वेलोसिटी के वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं ना, इट विल नॉट स्टॉप ओवर हियर, मोमेंटम इसको और आगे लेके जाएगा। तो जैसे ही अब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगा, मान लो ये स्लैब थोड़ा सा बाहर निकलता है, इस स्लैब की वेलोसिटी तो ये डायरेक्शन में है, बट ये जैसे ही बाहर निकलेगा, हमें पता है कि कैपेसिटर हमेशा स्लैब को अंदर खींचता है, तो जैसे ही ये स्लैब इस पोजीशन में आ जाएगा, इस पे जो फोर्स होगा वो फोर्स ये डायरेक्शन में लगेगा। सो नाउ कैपेसिटर इज गोइंग आउट, इस पे फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लग रहा है, तो व्हाट विल हैपन टू द वेलोसिटी ऑफ द स्लैब? दिस वेलोसिटी ऑफ द स्लैब विल डिक्रीज। ओके, सो धीरे धीरे ये बाहर निकलता जाएगा, बट इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। इवेंचुअली एक ऐसी पोजीशन आएगी जब ये रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा, वापस ये अंदर वाली जर्नी अपनी स्टार्ट करेगा, क्योंकि इस पे फोर्स तो ये डायरेक्शन में लग रहा है। सो इस तरह से इट विल कंटिन्यूअसली ऑसिलेट, ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करता जाएगा। ठीक है, ये आपको आया समझ में? द प्रोसेस व्हाट हैपेंस टू द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ओके, व्हेन यू आर इंसर्टिंग इट इनसाइड द कैपेसिटर। ओके, अब हमें वही देखना है कि इस पे ये फोर्स कितना लगता है, हाउ मच इज द फोर्स ऑन दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एंड ये कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये फोर्स। ओके, सो लेट्स डू दैट। नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। ओके, वन कि आप इन प्लेट्स को कंटिन्यूअसली बैटरी से कनेक्टेड रखे हो, सो दैट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट है, दैट इज योर केस वन। केस टू वुड बी कि आपने इन प्लेट्स को चार्ज कर दिया है, फिर आपने बैटरी से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो ताकि इस पे जो चार्ज है वो चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहे। सो वी विल लुक एट बोथ द केसेस नाउ। ओके, सो केस वन, ये इस तरह से हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। Okay, let's say the thickness is D, same as this, ये thickness. Okay, the length is L. Okay, अच्छा, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर नहीं है, so only some part of it is inside the capacitor. So let's say X part is inside the capacitor. Let's say this length is given to you as B. Okay, and the width of the plate is W. W is the width of the plate. अच्छा, अब फोर्स निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि आप ये देखो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद आप ये देखो कि यहाँ पे इस रीजन में इंड्यूस्ड चार्जेस कितना है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू कैन फाइंड आउट द फोर्स। बट दैट इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि ये हमें एग्जैक्टली फील्ड लाइंस पता नहीं ना, इनका शेप कैसा है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज करके फोर्स नहीं फाइंड आउट करोगे। नाउ थैंकफुली देयर इज वन मोर मेथड ओवर हियर। हमें ये पता है कि यहाँ पे जैसे ही, ओके, वी आर ऑल्सो कनेक्टिंग दिस टू अ बैटरी सोर्स, कंटिन्यूसली आपने इसको एक बैटरी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। ओके, ना हमें ये पता है कि इस रीजन के अंदर ये कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर का काम ही ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करना। सो कैपेसिटर
स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, करेक्ट। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, दिस इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हमें पता है कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ओके। So let's call this as F, this as electrostatic energy U, okay। This is nothing but basically the potential energy. Now how do you find out conservative force? अगर जो potential energy आपको पता है तो it is minus d by dr of U, हमारे केस में it will be minus du by dx। सो हमें बस ये देखना है कि आप जैसे जैसे स्लैब अंदर इंसर्ट करते जाते हो, हाउ इज योर पोटेंशियल एनर्जी चेंजिंग ओवर हियर। सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस रीजन में, कैपेसिटर वाले रीजन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दैट वी नो इट इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर ना। अब आपको सी फाइंड आउट करना है। नाउ दिस सी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। एक तो ये इतना पार्ट कैपेसिटर का वो है जहां पे डाई इलेक्ट्रिक है, एंड ये वाला पार्ट वो है जहां पे एयर है। अच्छा, अब हमें ये पता है कि ये जो एयर कैपेसिटर है एंड ये जो डाई इलेक्ट्रिक वाला कैपेसिटर है, इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है ना। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ ना, हम लोगों ने देखा हुआ है कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स। सो दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, ओके। सो इफ दिस इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स, लेट मी कॉल दिस एज C1, दिस एज C2। तो आपका C इक्विवेलेंट ऑफ द कैपेसिटर, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। C1 की वैल्यू होगी K, तो कुछ है नहीं, एरिया, हाउ मच वुड बी द एरिया ऑफ दिस पार्ट, इट विल बी इक्वल टू टोटल, दिस इज B, दिस इज X, सो दिस हैज टू बी B माइनस X, ओके। नाउ इसका एरिया कितना होगा, ये B माइनस X मल्टीप्लाइड बाय विड्थ W, so this will be equal to B minus X into W, area into epsilon naught divided by the D, plus C2, इसका K, इसका एरिया होगा X into W into epsilon naught divided by D। This is your C equivalent, okay। सो अब आपका U जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू C कैन बी रिटन एज, अब क्या क्या आप कॉमन निकाल सकते हो, ओमेगा एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू दिस विल बी इक्वल टू B माइनस X प्लस KX। ओमेगा एप्सिलॉन नॉट बाई डी बी माइनस एक्स प्लस के एक्स, ये आपका कैपेसिटर हुआ, कैपेसिटेंस हुआ, तो ये वैल्यू यहां पे पुट करेंगे इनटू वी स्क्वायर, करेक्ट। सो नाउ दिस बिकम्स इक्वल टू यू इज इक्वल टू, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता है, विड्थ इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2d। इसको आप अगर जो ओपन करते हो तो ये आपको मिलेगा b प्लस k minus 1 into x। So therefore let's take the derivative du by dx, ये कितना हो जाएगा, width into epsilon naught into v square by 2d into, आप इसका डेरिवेटिव दो तो ये कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव बस आएगा k minus 1, okay। Now this tells you that this is a positive number। So what it tells you is, it tells you that the total energy of the system, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, that will increase जैसे जैसे ये x बढ़ता जाएगा। x बढ़ता जाएगा मतलब, अब x is basically the part of the dielectric that is inside the capacitor। So आपका x बढ़ता जाएगा मतलब जैसे जैसे और डाइलेक्ट्रिक अंदर घुसता जाएगा वैसे वैसे आपका x जो है वो बढ़ता जाएगा, एंड x बढ़ता जाएगा, तो बिकॉज यू आर गेटिंग du by dx as positive number, I can say, so therefore electrostatic energy
increases, okay, as dielectric slab enters the capacitor. ना ये ऑब्वियस भी ऐसी आपका पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम रह रहा है ना, बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली कनेक्टिंग दिस टू अ बैटरी सोर्स, का वी सेम रह रहा है। और जैसे जैसे आप डाई इलेक्ट्रिक स्लैब अंदर इंसर्ट करते जाते हो आपका कैपेसिटेंस जो है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि डाई इलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। तो एज सी इंक्रीजेस योर यू विल ऑल्सो इंक्रीज, सो डी यू बाई डी एक्स इज अ पॉजिटिव नंबर, इट्स अ पॉजिटिव नंबर। ओके ओके, अब इस डिस्कशन को ना थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सो लेट मी मल्टीप्लाई डी एक्स बाय ऑन दिस साइड, सो डी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाय 2d k माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये आपको पता है क्या कहता है, दिस टेल्स यू डी एक्स इज बेसिकली, अगर जो आप इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को थोड़ा सा अंदर लेके जाते हो बाय एन अमाउंट डी एक्स, तो जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो कितने अमाउंट से चेंज होगी। सो दिस इज बेसिकली द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। अब हमें वो देखना है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी चेंज क्यों हो रही है। सी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, सी इट इज वेरी सिंपल। अगर जो आप फोर्स हम लोग कह रहे हैं ये डायरेक्शन में है, तो आप इसी डायरेक्शन में अगर जो डिस्प्लेसमेंट करते हो तो आइडियली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए ना। व्हेनेवर अ ब्लॉक मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आइडियली पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, लेट्स ट्राई टू सी दैट। ओके, ना यहाँ पे जो ये पोटेंशियल एनर्जी है ये इंक्रीज हो रही है, दैट इज व्हाट वी नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इंक्रीजेस। द रीजन इज बिकॉज कि जैसे जैसे आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा, हमें ये पता है कि बैटरी जो है वो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि टोटल चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा। तो व्हेन यू शिफ्ट दिस कैपेसिटर बाय एन अमाउंट डी एक्स, दिस बैटरी विल सप्लाई चार्ज एक्स्ट्रा डी क्यू। तो लेट्स ट्राई टू सी कि एक्स्ट्रा चार्ज डी क्यू कितना होगा। ओके, so this extra charge dq will be nothing but potential difference into change in capacitance, that is dc. So this is equal to v into d of capacitance। देखो हमने capacitance का expression निकाला हुआ है ना, it is equal to epsilon naught w by d, epsilon naught w by d to b plus k minus 1 into x. So this is equal to, ये कांस्टेंट है ये बाहर निकलेगा, v to epsilon naught w by d। आप इसका डेरिवेटिव, दिस इज नथिंग बट अ डेरिवेटिव फंक्शन, आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो b तो कांस्टेंट है, सो दिस विल जस्ट बी इक्वल टू k minus 1 into dx। ओके, सो दिस इज द एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। Supplied by the battery. Okay, now this extra charge supplied by the battery, so I can calculate therefore extra work done by the battery is equal to v into dq. It is basically the emf into dq. Okay, that is extra charge supplied by the battery. तो dq के जगह पे if I put this expression, तो मुझे ये मिलेगा epsilon naught w by d v square k minus 1 into dx. Okay, so let me write this as dw. Okay, now if you see, this is the extra energy supplied by the battery, extra work done by the battery. Okay, but increase in energy कितनी है आपकी, increase in energy इतनी है। Okay, so let me write that your increase in energy du is equal to epsilon naught w v square by 2d k minus 1 into dx.
तो आप देखो, आप देख रहे हो दैट इफ आई कॉल दिस नंबर एज dw, सो इफ यू लुक एट दिस, ये यहां से आप इतना सारा पार्ट देखोगे, इट इज सेम एज दिस, सो दिस इज बेसिकली dw/2। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि बैटरी जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर रही है उसकी हाफ एनर्जी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो ओनली हाफ एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। सो बची हुई हाफ एनर्जी जा कहाँ पे रही है? अब बची हुई हाफ एनर्जी आई टेल यू ये जा कहाँ पे रही है? हमें ये पता है कि ये जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब अंदर आता जाएगा, इसकी हमें पता है काइनेटिक एनर्जी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इंक्रीजेस। ओके, सो जो भी बची हुई एनर्जी है ना, वो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है। अब अगर जो आप चाहते हो कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज ना हो, ये धीरे 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 ही अंदर आए, तो आपको इस पे उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वो इसको फटाफट अंदर आने नहीं देगा। दिस फोर्स विल प्रिवेंट इंक्रीजिंग द काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज होने नहीं देगा। ओके, नाउ हाउ मच वुड बी द वर्क डन बाय दिस फोर्स? मान लो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब यहां से इतना अंदर आता है, तो आई कैन से दैट ड्यू टू दिस force, kinetic energy of the slab does not change. Therefore, you can say velocity does not change. Okay, ये स्लैब की जो वेलोसिटी है, उस स्लैब की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ओके, तो हाउ मच वुड बी दिस फोर्स इक्वल टू, ये फोर्स कितना होगा? तो जो भी एक्स्ट्रा, मतलब बेसिकली हम जो भी बैटरी जो भी एनर्जी सप्लाई कर रही है, उसकी आधी एनर्जी क्या हो रही है कि उसकी आधी एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो आई कैन से रेस्ट ऑफ द एनर्जी, अच्छा, appears as increase in kinetic energy. बट आप ये नहीं चाहते ना, यू डू नॉट वांट काइनेटिक एनर्जी टू इंक्रीज। सो इफ यू डू नॉट वांट काइनेटिक एनर्जी टू इंक्रीज, हम लोग ये डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रहे हैं। सो जैसे ही ये स्लैब थोड़ा सा अंदर आएगा, वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स कितना होगा? Force will be equal to minus F into dx. Okay, so now therefore I can say total work done on dielectric is simply equal to work done by the battery, okay, जो which is equal to this much, okay, and work done by the force which is equal to this much. and ये जो भी बेसिकली टोटल वर्क है, ये बस क्या कर रहा है, या ये जो टोटल एनर्जी वर्क की जगह पे ना, लेट मी राइट टोटल वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड will now be equal to work done by the battery plus work done by the external force, F external. This is our F external. Okay, now work done by the battery कितना है? How much is your work done by the battery? Work done by the battery is equal to, I know, it is epsilon naught W by D V square K minus 1 into dx. External work done is minus F into dx. Okay, एंड ये जो भी है, ये सब ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने ये कहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट चेंजिंग। तो बस जो भी आप वर्क कर रहे हो, दैट इज ओनली इंक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
एंड पोटेंशियल एनर्जी इतने अमाउंट से इंक्रीज हो रही है, तो लेट मी राइट दैट ओवर हियर. सो दिस बिकम्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन 2d k माइनस 1 इंटू डी एक्स. ओके, अब dx हम लोग हर जगह से कट कर रहे हैं. सो आपको f क्या मिलेगा? यू विल गेट f एज दिस टर्म माइनस दिस टर्म करोगे तो एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू वी स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d. ओके, नाउ आप इस पे जब ये फोर्स लगा रहे हो, सो नाउ लुक एट डाइलेक्ट्रिक स्लैब. दिस इज योर दिस फोर्स f. This is basically your external force. And इस पे कुछ तो फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, हमें वो पता ही है. वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कैपेसिटर इसको अंदर खींचता है ना. सो लेट्स कॉल दैट फोर्स एज F. ना हमें ये पता है कि आप जब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो तो वेलोसिटी डज नॉट चेंज. वेलोसिटी डज नॉट चेंज, इसका मीनिंग क्या है? इसका एक्सेलरेशन इज जीरो. And if the acceleration is zero, I can say F is equal to F external. ठीक है. So therefore your F is equal to epsilon naught W V square K minus 1 upon 2D. Okay. अच्छा, आप कहोगे कि this is sir same expression as this, तो आपने सीधा du by dx को F क्यों नहीं लिख दिया? सी कुछ टेक्स्ट बुक्स में वो लोग डायरेक्टली लिख देते हैं du by dx is equal to f, बट एक्चुअल तरीका उसका ये है. ओके, सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस, ये एक्सप्रेशन. सो w इज बेसिकली द width ऑफ द प्लेट एंड d इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. ओके, अब कोई बुक्स में ना width की जगह पे वो लोग breadth लिखते हैं, तो आप फॉर्मूला ऐसा देखोगे एप्सिलॉन नॉट b v स्क्वायर k माइनस 1 बाई 2d. So B या W, this is nothing but width of the plate. I hope you have understood this. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके, अच्छा, वन मोर थिंग यू कैन सी ओवर हियर इज कि हीट एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस ही नहीं हो रही है. देयर इज नो हीट एनर्जी दैट इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर. सो व्हाट आई कैन से इज कि अगर जिस स्लैब पे आप उल्टे डायरेक्शन में फोर्स F लगाते हो, इतना ही फोर्स F आप इस पे उल्टे डायरेक्शन में लगाते हो तो ये धीरे 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 अंदर जाएगा एंड कोई भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी. नो हीट एनर्जी वुड बी प्रोड्यूस्ड. अच्छा, मान लो आप इस पे कोई F लगाते ही नहीं हो, इफ यू डू नॉट अप्लाई एनी फोर्स F, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ये अंदर ऐसे खींचा चला जाएगा ना, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. ना ये जैसे ही खींचा चला जाएगा, ये इससे रब होता जाएगा, ये जो प्लेट्स है प्लेट से रब होता जाएगा. नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ये इस तरह से ऑसिलेट तो करेगा, बट ड्यू टू डैम्पिंग, ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस, इवेंचुअली क्या होगा कि इवेंचुअली ये इस तरह से रुक जाएगा. जैसे स्विंग होता है, आप स्विंग को पुश करो तो एक पॉइंट के बाद स्विंग रुक जाता है ना, क्योंकि फ्रिक्शन के वजह से देयर इज सम एनर्जी लॉस. उसी तरह से ये देयर वुड बी एनर्जी लॉस इन दिस केस, एंड एनर्जी लॉस के वजह से ये फिर यहाँ पे रुक जाएगा. इट विल स्टॉप ओवर हियर. ठीक है. अच्छा, moreover you can see that यहाँ पे force does not depend on x. So what does this mean? It means that कि whether ये डाइलेक्ट्रिक आपका थोड़ा सा ही अंदर है, बहुत ज्यादा अंदर है, कोई फर्क नहीं पड़ता. फोर्स जो आपका होगा, फोर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन x, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक. डाइलेक्ट्रिक के पोजीशन पे ये डिपेंड नहीं करता. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं है. Okay, now we will look at a case when capacitor is not connected to the battery continuously. So उस केस में क्या होगा कि उस केस में there is only one force that is acting on it. कोई बैटरी इसको और एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई कर नहीं रही है. अब चार्ज आपका कांस्टेंट रहेगा ना, क्योंकि चार्ज चेंज होने का कोई स्कोप ही नहीं है. लेट्स से x अमाउंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इनसाइड द कैपेसिटर. तो हमने देखा ही है कि C इक्विवेलेंट ऐसे निकालते हैं. दिस इज एयर कैपेसिटर, दिस इज डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट. सो टोटल कैपेसिटेंस आपका इतना हो जाएगा. इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी वुड बी रिटन एज हाफ q² बाय c. मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि q आपका कांस्टेंट है. ओके,
C इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो. ओके, नाउ व्हाट वुड हैपन विद टाइम इज, आई नो कि जैसे जैसे ये अंदर आता जाएगा आपका C इक्विवेलेंट वुड इंक्रीज, तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज. करेक्ट. सो एंड विच शुड बी करेक्ट, क्योंकि एक ही फोर्स इस पे लग रहा है, कोई और फोर्स है ही नहीं. तो आप अगर जो फोर्स के डायरेक्शन में जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी शुड डिक्रीज. अब ये फोर्स आप कैसे निकालोगे? दिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स. तो आप इसका डेरिवेटिव लो. तो आप इसका डेरिवेटिव जब देते हो तो यू विल गेट इट एज माइनस 1/2 क्यू स्क्वायर बाई डी. दिस इज ऑफ द टाइप 1/x का डेरिवेटिव. 1/x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1/x स्क्वायर. सो माइनस you will get this as b plus k minus 1 x the whole square. ये w into ओमेगा नॉट तो एज इट इज रहेगा, into इसका डेरिवेटिव दैट इज k minus 1. ओके, सो ये दिस इज बेसिकली du by dx. हमें माइनस ऑफ du by dx चाहिए. मैं और एक माइनस बाहर लगा दूंगा. So, इस केस में जो आपका फोर्स होगा, योर फोर्स वुड बी इक्वल टू क्यू स्क्वायर डी के माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बी प्लस के माइनस 1 इंटू एक्स द होल स्क्वायर. Now in this case you can see that force depends on x. Force depends on x. सो फर्क पड़ता है कि वेदर आप बैटरी कंटिन्यूसली कनेक्टेड रख रहे हो या नहीं रख रहे हो. दोनों केसेस में यू कैन सी दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स इज डिफरेंट. फोर्स की वैल्यू एक तो सेम आ भी नहीं रही है, एंड सेकेंड थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज यहां पे फोर्स जो है डिपेंड्स अपॉन एक्स. इट डिपेंड्स अपॉन द पोजिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, दैट इज पोजिशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक. ना हाउ डू यू फाइंड आउट Q? तो Q बेसिकली ये होता है कि मान लो आपके पास बस पहले एयर कैपेसिटर था, इस जिसका कैपेसिटेंस मान लो C नॉट था, एंड ये बैटरी V थी, तो Q बिकम्स इक्वल टू C नॉट इंटू V. सो दिस इज इक्वल टू Q. फिर आपने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर आप डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किए जा रहे हो, तो आपका चार्ज चेंज नहीं होगा. चार्ज वुड बी इक्वल टू C नॉट इंटू V द होल स्क्वायर. ठीक है. सो आई होप you have understood how to do this, how to calculate the force on the dielectric. Okay, chalo, bye everyone.